नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आपका। चलिए साथियों, हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट पर। और जैसा कि आप लोगों ने पुराने पेपरों में अगर अवलोकन किया है, तो आप लोगों ने जाना होगा कि आरएएस भर्ती परीक्षा, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो बिंदु है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो हम जो चर्चा करते हैं वो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम इसी यूनिट पर, और यूनिट का नाम अपना है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिए साथियों, एक शब्द है परि और एक शब्द है संचरण। इन दो शब्दों से मिलकर बना है परिसंचरण। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या है? चारों ओर होता है। और संचरण का जो अभिप्राय है, मतलब है, वो है प्रवाहित होना। प्रवाहित होना। तो हमारे शरीर में चारों ओर प्रवाहित होना जो है वो परिसंचरण तंत्र में शामिल है। और चारों ओर जो प्रवाहित होता है हमारे शरीर में, चारों ओर जो प्रवाहित होता है साथियों, वो होता है ब्लड। कौन होता है? ब्लड। यानी कि हम इस यूनिट में जो चर्चा करेंगे वो ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रक्त के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम रक्त के बारे में चर्चा करें उससे पहले कुछ कॉमन चीजें जो अपना बेस बनाती हैं इस यूनिट का, उन कॉमन बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को यहां से एग्जाम में पूछ सकता है कि फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या यूं कह दो परिसंचरण तंत्र के पितामह है। तो परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, और इस परिसंचरण तंत्र को हम कहेंगे एंजियोलॉजी। क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी, यानी बहता हुआ रक्त। और इस एंजियोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? तो डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? फादर ऑफ एंजियोलॉजी के रूप में जो है वो जाना जाता है डॉक्टर विलियम हार्वे को। साथियों, यहां से एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे केवल रक्त का अध्ययन पूछे, टू बी स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन, तो रक्त का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। दो टर्म हो गई रक्त का अध्ययन, तो हम कहेंगे हीमेटोलॉजी। आपसे कहेंगे एंजियोलॉजी, तो हम कहेंगे बहते हुए रक्त का अध्ययन। और एंजियोलॉजी का फादर कौन है? तो वो है डॉक्टर विलियम हार्वे। यहां से आपको रक्त की पीएच के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पीएच की बात करें तो रक्त की पीएच होती है 7.4, जिसे हम कहेंगे दुर्बल क्षारीय। क्या कहेंगे? वीक बेसिक कहेंगे। दुर्बल क्षारीय कहेंगे साथियों, वीक बेसिक कहेंगे। क्या कहेंगे? वीक बेसिक कहेंगे। कि यानी कि ये क्षार तो है, रक्त जो है वो क्षार के गुण रखता है, लेकिन 0.4 यानी बहुत कम गुण रखता है। इसलिए एक शब्द हम काम में लेते हैं दुर्बल। क्या लेते हैं? दुर्बल। तो ये हो गया दुर्बल क्षारीय। क्या हो गया? दुर्बल क्षारीय। आपको अवस्था पूछे तो अवस्था सभी को पता है कि रक्त की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है? तरल होती है, लिक्विड होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्लाज्मा के कारण इसकी अवस्था तरल होती है। और ये पीएच मान भी 7.4 किसके कारण होता है? ये भी प्लाज्मा के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। और तरल अवस्था भी तरल अवस्था भी किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण ही रक्त की अवस्था जो है वो लिक्विड होती है, तरल होती है। ठीक है, ये सामान्य सी बातें अपन ने यहां पर देखी। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर हम बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त की मात्रा अगर अपन देखें तो स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त, स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त की हम बात करें तो कुल रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है। ये सामान्य सी बातें हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनके पता होने से ही आगे अपना जो इस यूनिट का बेस है वो अच्छा बनेगा और पूरी यूनिट हमें बहुत कम समय में समझ में आ जाएगी। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करें कि रक्त क्या है। चूंकि हम इस यूनिट में पूरा का पूरा रक्त के बारे में पढ़ेंगे, तो रक्त क्या है अगर ये प्रश्न आपके सामने आए तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या कहते हैं रक्त को? रक्त को कहते हैं साथियों तरल संयोजी उत्तक। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड
क्योंकि अवस्था द्रव होती है। लिक्विड का मतलब, तरल का मतलब क्या है? द्रव, जो कि अवस्था है। संयोजी का मतलब है जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या है साथियों? जोड़ने वाला। और उत्तक का मतलब है कोशिकाओं का समूह। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। बात को समझेंगे, कोशिकाओं का समूह है। बात को हम समझेंगे कि हमने रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा। तरल इसलिए कहा क्योंकि रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है। संयोजी इसलिए कहा कि रक्त सभी अंगों से होकर गुजरता है, और सभी अंगों से होकर गुजरता है तो सभी अंगों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए हमने रक्त को संयोजी कहा। तीसरा शब्द हमने कहा उत्तक। उत्तक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह। तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं कि क्या रक्त में कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पाई जाती हैं तो क्या वो समूह बनाती हैं, और अगर समूह बनाती हैं तो हम इसको उत्तक कह रहे हैं। और चूंकि हम उत्तक कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो है। ओके, तो अभी आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यहीं से आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि हड्डियां क्या हैं, तो हड्डियों के लिए हम कहेंगे कि ये कठोर संयोजी उत्तक है। हड्डियां क्या है साथियों? तो हड्डियां होती हैं कठोर संयोजी उत्तक। क्या होती हैं? हड्डियां कठोर संयोजी उत्तक। हड्डियां क्या होती है? कठोर संयोजी उत्तक होती है। कठोर मतलब कि ये हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती है। ठीक है, नोट कीजिए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखिएगा। यस, अब देखिए, हड्डियां जो है वो क्या है? कठोर संयोजी उत्तक है। और तीसरा पॉइंट आपको यहां पर जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि मांसपेशियां क्या है? मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या हैं? तो मित्रों, मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों को हम क्या कहेंगे? तो मांसपेशियों को हम कहेंगे कोमल संयोजी उत्तक। क्या कहेंगे? कोमल संयोजी उत्तक कहेंगे। बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आपको रक्त के बारे में पूछे तो तरल संयोजी उत्तक, हड्डियों के बारे में पूछे तो हम कहेंगे कठोर संयोजी उत्तक, और मांसपेशियों के बारे में पूछे तो हम कहेंगे कोमल संयोजी उत्तक होती है। ठीक है, ये तीन बातें आप थोड़ी सी यहां से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं रक्त के संगठन की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। रक्त का संगठन, रक्त का संगठन। साथियों, अगर हम रक्त के संगठन की बात करें तो यहां पर देखिए, रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं जरा देखिएगा। रक्त में एक पदार्थ जो पाया जाता है वो तो है कणिकाएं। क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इनका परसेंटेज अगर हम देखें तो कुल रक्त में 45% इनकी मात्रा होती है। पूरे रक्त में 45% भाग जो है वो कणिकाओं का होता है। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो है प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा है। और ये प्लाज्मा कुल रक्त का कितना शेष बच गया? तो 55% बच गया भाई। 45 55 100 हो गया, तो ये हो गया 55% भाग। तो 45% कणिकाएं और 55% प्लाज्मा मिलकर पूरे के पूरे रक्त का क्या करेंगे साथियों? निर्माण करेंगे। पूरे के पूरे रक्त का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, ओके। ये कणिकाएं भी आगे जो हैं वो तीन प्रकारों में डिवाइड होती है, तीन भागों में डिवाइड होती है। यूं कह दो तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें एक का नाम है आरबीसी, एक सेल का नाम है डब्ल्यूबीसी, एक सेल का नाम है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी क्या है? तो हम कहेंगे सेल है, कोशिका है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। डब्ल्यूबीसी भी क्या है? सेल है। और प्लेटलेट्स भी क्या है? ये भी रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं। बोले तो सेल है। अगर हम यहां पर एक चीज देखें कि एक स्वस्थ व्यक्ति, ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है, और उस स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त कितना है, तो बात की थी अपन ने कि इसमें कुल रक्त 5 से 6 लीटर होता है। कुल रक्त कितना? 5 से 6 लीटर होता है। और यदि हम इस व्यक्ति का 1 घन mm रक्त ले लें, कितना रक्त ले लें? यदि हम इस व्यक्ति का 1 घन mm रक्त ले लें, तो इस 1 घन mm ब्लड में साथियों यदि हम जांच करें कि आरबीसी कितनी है,
इसी 1 घन mm रक्त में WBC कितनी है, इसी 1 घन mm रक्त में प्लेटलेट्स कितनी हैं, इसकी हम चर्चा करें। तो देखिए ये कितना ब्लड है, ये है 1 क्यूब mm, 1 घन मिलीमीटर, 1 क्यूब मिलीमीटर ब्लड है। इसमें आरबीसी लगभग होती हैं 55 लाख। कितने रक्त में है, पर घन mm, 1 घन mm के अंदर है। ठीक है, WBC की संख्या की चर्चा करें तो लगभग 11,000 जो है वो प्रति घन mm है। यदि हम प्लेटलेट्स की बात करें तो लगभग 4 लाख प्लेटलेट्स 1 घन mm रक्त में पाई जाती हैं। साथियों यहां पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब 1 घन mm रक्त, बहुत थोड़े से रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख है, WBC की संख्या 11,000 है और प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 4 लाख है, तो आप सोचिएगा कि पूरे 5 से 6 लीटर में कितनी आरबीसी होंगी, कितनी WBC होंगी, कितनी प्लेटलेट्स होंगी। इसका मतलब बहुत सारी आरबीसी हैं, बहुत सारी WBC हैं, बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं और अत्यधिक संख्या में होने के कारण ये कोशिकाएं ग्रुप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं। और चूंकि ये सभी सेल कहाँ विद्यमान हैं, ये सभी सेल रक्त में विद्यमान हैं, तो रक्त में सेल हैं, ग्रुप बना रही हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, यानी उत्तक कहलाएगा। इसलिए हमने रक्त को क्या कहा, उत्तक का, क्योंकि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, समूह बनाती हैं, इसलिए हमने रक्त को क्या कहा, उत्तक कहा। अब हमें कैसे पता चला कि ये 55 लाख है, 11,000 है, 4 लाख है? तो साथियों हमने गणना की इनकी, क्या की है, गणना। कुल मिलाकर रक्त कोशिकाओं की गणना, रक्त कोशिकाओं की गणना, रक्त कोशिकाओं की गणना का यंत्र, एक यंत्र जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, यंत्र जिसके माध्यम से हम रक्त कोशिकाओं को क्या करेंगे साथियों, काउंट करेंगे। रक्त कोशिकाओं को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और उस यंत्र का जो नाम है वो है साथियों हिमेटोसाइटोमीटर। क्या है, हिमेटोसाइटोमीटर, हिमेटोसाइटोमीटर। मित्रों 3 शब्द हैं यहां पर, एक हीम, एक शब्द साइटो और एक मीटर। तीनों को समझ लेना बढ़िया से। देखिए हीम शब्द जहां भी आ जाए हमेशा आपको समझना है कि बात हो रही है रक्त की। किसकी बात हो रही है, ब्लड की चर्चा हो रही है। हीम शब्द जहां भी आए आपको समझना है कि ब्लड के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। और साइटो का मतलब होता है कोशिका। साइटो का मतलब क्या होता है साथियों, कोशिका, क्योंकि साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, तो साइटो शब्द कोशिका के लिए काम में लेते हैं। और मीटर का मतलब होता है मापने वाला यंत्र। मीटर का मतलब क्या होता है कि यंत्र, मीटर है तो मापेगा, तो मापने वाला यंत्र। तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या को मापने वाला यंत्र। अब रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो रक्त में पाई जाती हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं, बोले तो आरबीसी, बोले तो WBC और बोले तो प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, इनकी संख्या को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, हिमेटोसाइटोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, हिमेटोसाइटोमीटर कहलाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या कहलाता है, हिमेटोसाइटोमीटर कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। यहां हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीसी देखिए बहुत ज्यादा आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इनमें डूबना नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं साइंस के वो आते बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं होते हैं, मिड लेवल के होते हैं, लेकिन थोड़ी समझ पे आधारित होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली रिपीटेबल भी होते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको मैं वही चीजें यहां पर बताने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जिनमें 99% क्वेश्चन जो है वो आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि कम समय और अधिक अध्ययन, यही अपना क्या रहेगा, बेस रहेगा। आरबीसी की हम बात करें तो देखिए पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल। रेड ब्लड कॉर्पसेल, कॉर्पसेल का मतलब क्या है, एक शब्द हमारे सामने आता है सेल, ठीक है, और एक शब्द क्या आता है, कॉर्पसेल। सेल का मतलब है ये कोशिका जिसमें केंद्रक है, कॉर्पसेल का मतलब होता है कोशिका लेकिन उसमें केंद्रक नहीं है।
तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो कॉर्प सेल कहलाती हैं। ठीक है, तो आरबीसी क्या हो गई, केंद्रकविहीन हो गई ना, कि भाई फुल फॉर्म में इसका नाम ही कॉर्प सेल है तो केंद्रक नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि आरबीसी क्या है, केंद्रक विहीन कोशिका है, केंद्रक विहीन होती, केंद्रक विहीन होती, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा साथियों जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता वो अवास्तविक कोशिका कहलाती हैं, तो हम कहेंगे ये अवास्तविक, ये अवास्तविक कोशिका, ये क्या होती है, अवास्तविक कोशिका होती है। क्या होती है साथियों, अवास्तविक कोशिका होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम इनका जीवन काल देखें तो सामान्यतः सबको पता होता है कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो लगभग 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। और इनके निर्माण की बात करें कि कहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, तो इनका निर्माण होता है हमारी हड्डियों के बीच में जो खाली संरचना पाई जाती है, खोखली संरचना, इसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, बोले तो बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं साथियों। तो ध्यान रहे निर्माण का होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और ये भी ध्यान रख लेना कि पूरे के पूरे ब्लड का निर्माण ही बोन मैरो में होता है, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सभी अस्थि मज्जा में बनते हैं, और ये सभी मिलकर के क्या बना रहे हैं, ब्लड बना रहे हैं। इसका मतलब सभी का निर्माण कहाँ पे होता है, सभी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। ठीक है, यानी कि रक्त का निर्माण। ओके, अब देखिए जो रक्त का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, ये हमारी बोन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बोन है साथ, ये हमारी बोन है, अस्थियां हैं। और अस्थियों के बीच में ये जो खोखला जाली नुमा भाग है, ये जो खोखला जाली नुमा भाग है, इस खोखले जाली नुमा भाग को, इस खोखले जाली नुमा भाग को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बोन मैरो। इसी बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है किसका, सॉरी, यही बोन मैरो कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रेड बोन मैरो, और एक होता है साथियों कैसा, येलो बोन मैरो। क्या होता है, येलो बोन मैरो। इस लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, और इसमें जिसका निर्माण होता है वो कौन है, वो है आरबीसी। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण भी यही होता है। और इस आरबीसी के निर्माण होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। और इस इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया में जो समय लगता है वो 72 घंटे का समय लगता है, 3 दिन का समय लगता है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि हमने आरबीसी के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस क्यों कहा, क्योंकि आरबीसी का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। क्या है, इरिथ्रोसाइट है साथियों। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट के निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया कहलाती है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इससे आगे अगर अपन बढ़े, येलो बोन मैरो में बात करें, तो इस येलो बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, तो इसमें निर्माण होता है प्लाज्मा का। किसका निर्माण होता है साथियों, प्लाज्मा का निर्माण का निर्माण होता है, प्लाज्मा का निर्माण। ठीक है, यस, कुछ प्रश्न संख्याओं पर भी आपको आरबीसी में पूछ लेगा, तो यहां से ध्यान रखना, आरबीसी और आरबीसी की संख्या पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है, तो लगभग होती है 55 लाख, कितने रक्त में, पर क्यूब एमएम, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में। और यदि यही एक घन एमएम रक्त महिला का हो तो लगभग 52 लाख आरबीसी होती है एक घन एमएम रक्त में। कुल मिलाकर यह हुआ कि महिलाओं में आरबीसी की संख्या कम होती है, और आरबीसी कम है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रक्त की मात्रा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसी आरबीसी की संख्या पर एक क्वेश्चन और बनता है साथियों कि आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या या तो सामान्य से क्या हो जाए, या तो सामान्य से हो जाए कम, और या सामान्य से क्या हो जाए, ज्यादा।
यदि मित्रों आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो इसे हम कहेंगे एनीमिया। सामान्य का मतलब है कि 55 या 52 लाख से कम हो जाए तो इसे हम एनीमिया रोग कहेंगे। और यदि आरबीसी की संख्या सामान्य का मतलब 55 या 52 लाख से ज्यादा हो जाए तो इसे हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। तो आरबीसी की संख्या का कम होना एनीमिया कहलाता है, जबकि आरबीसी की संख्या का सामान्य से ज्यादा होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। आरबीसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है यहां से कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी मृत कहाँ होती है? तो आरबीसी मृत जब होती है तो आरबीसी के मृत होने पर वही दो प्रकार के प्रश्न फिर सामने आते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं देखिए। एक तो कहेगा कि आरबीसी मरती कहाँ है, और एक कहेगा आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाती है। तो आरबीसी मरती है कहाँ पर? लीवर में। इसी को कह दो यकृत, इसी को कह दो जिगर, इसी का नाम है कलेजा। ठीक है। और मरने के बाद आरबीसी जाती है कहाँ पर? स्प्लीन में। कहाँ पर जाती है? स्प्लीन में जाती है। बोले तो प्लीहा में जाती है, कह दो तिल्ली में जाती है, एक ही बात है। प्लीहा कहो, स्प्लीन कहो, तिल्ली कहो, एक ही बात है, तीनों सेम नाम है। ठीक है। यस, तो आरबीसी मरती कहाँ है? यकृत में। मरने के बाद कहाँ जाती है? स्प्लीन में चली जाती है, तिल्ली में चली जाती है। ठीक है। बात क्लियर है इतनी? चलिए, इतनी बात क्लियर है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हमने कहा कि आरबीसी जब मृत होती है तो आरबीसी मृत होने के बाद कहां जाती है? तो आरबीसी मृत होके जाती है स्प्लीन में। ठीक है। और स्प्लीन में चूंकि आरबीसी मरने के बाद आ रही है, इसलिए इस स्प्लीन को, प्लीहा को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। ध्यान रहे साथियों, ये जो स्प्लीन है इसे स्लॉटर हाउस भी कहते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं? आरबीसी का स्लॉटर हाउस बोले तो बूचड़ खाना। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये बूचड़ खाने का मतलब क्या है? ठीक है, स्लॉटर हाउस का मतलब क्या है? स्लॉटर हाउस या बूचड़ खाना वह स्थान होता है जहां जीवों को मारा काटा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जो चिकन वगैरह बेचते हैं, ये लोग एक छोटा सा क्षेत्र बना के रखते हैं, उसमें मुर्गे वगैरह को काटते हैं। तो जहां जीवों को मारा काटा तोड़ा जाता है उस जगह को बूचड़ खाना कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं। और ये स्प्लीन जो है ये भी कुछ ऐसा ही काम करता है। प्लीहा जो है ये भी आरबीसी को तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बूचड़ खाना कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं आरबीसी का। ठीक है। क्यों तोड़ता है, कैसे तोड़ता है, भी बात करेंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बूचड़ खाना, और इसी को कहते हैं हमारे शरीर का ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? हमारे शरीर का ब्लड बैंक। निम्न में से किस अंग को हमारे शरीर के ब्लड बैंक की संज्ञा दी गई है? तो ये ब्लड बैंक की संज्ञा दी जाती है साथियों स्प्लीन को। कारण क्या है कि जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं, माता के गर्भाशय में होते हैं, तो इस एम्ब्रियोनिक फेज में, भ्रूणी अवस्था में, हमारे शरीर में ब्लड का जो स्टोरेज करने का कार्य है वो स्प्लीन के द्वारा किया जाता है, प्लीहा के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। अब देखिए, हमने कहा कि बूचड़ खाना क्यों है, तो ये बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, ये हमारा कौन है? ब्लड है। और हमारे ब्लड में क्या है मित्रों? आरबीसी है। आरबीसी के केंद्रीय भाग में क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के सेंटर पार्ट यानी केंद्रीय भाग में क्या है? एफी तत्व है, फेरस तत्व है। एक बात तो यहां से ध्यान रखना कि फेरस तत्व के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो फेरस तत्व के स्रोत में सबसे अच्छा स्रोत है सेव, एक इसका अच्छा स्रोत है पालक, और एक अच्छा स्रोत है बैंगन। सेव, पालक और बैंगन। सेव, पालक और बैंगन, ये तीन बेहतरीन सोर्स हैं आयरन के। ठीक है। लेकिन अब यहां एक चीज देखिएगा कि अगर हमारे शरीर में फेरस की कमी हो जाए तो किसकी कमी होगी भाई? फेरस की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो किसकी कमी होगी? आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी की कमी होगी तो किसकी कमी होगी? ब्लड की कमी होगी। और अगर ब्लड की कमी होगी तो ब्लड की कमी को हम क्या कहते हैं? अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, एनीमिया। क्या कहेंगे? एनीमिया। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछ लेता है और वो कहता है कि मूल कॉजेज ऑफ एनीमिया।
ठीक है, मेन कॉजेज ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। तो एनीमिया के मुख्य कारणों में एक विकल्प आपको आरबीसी की कमी देगा, एक हीमोग्लोबिन की कमी, एक फेरस की कमी देगा, एक ब्लड की कमी देगा। तो ब्लड की कमी मत करना। अगर आपको एफी तत्व भी विकल्प में दिया गया है, फेरस तत्व भी विकल्प में दिया गया है, तो हम कहेंगे कि एनीमिया का मुख्य कारण कौन है। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, एफी है, फेरस तत्व है। कौन है साथियों, फेरस तत्व है। क्लियर, चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, नोट कर लो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं श्रृंखला में। तो ये हमने मुख्य रूप से बात कर ली आरबीसी की, ठीक है। अब ये आरबीसी के बारे में एक बात अपने को और छोटी सी जान लेनी चाहिए। यहां पर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि जो आरबीसी है, इन आरबीसी की संख्या में कमी होती है, संख्या और आरबीसी की संख्या में कमी, और ये कमी किस रोग में होती है। तो ये होती है मलेरिया में। किस में होती है, मलेरिया रोग में। आरबीसी की संख्या में कमी मलेरिया रोग में होती है। ध्यान रहे, इस मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को जो सलाह दी जाती है वो दी जाती है पहाड़ी क्षेत्र पर रहने की, पहाड़ी क्षेत्र, हिल स्टेशन पर कुछ समय तक रहने की, पहाड़ी क्षेत्र पर रहने की कुछ समय के लिए, पहाड़ी क्षेत्र पर रहने की। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब कम होता है, ठीक है, और जैसे जैसे वायुदाब कम होता है तो हमारे शरीर में अनुकूलन होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ता है, निर्माण बढ़ता है, ठीक है। इस मलेरिया का अगर हम वाहक देखें तो आप सभी जानते हैं वाहक है मादा एनाफिलिज मच्छर, मादा एनाफिलिज, मादा एनाफिलिज मच्छर, मादा एनाफिलिज मच्छर, ठीक है। और इसकी दवा देखें तो दवा है इसकी कुनेन, और ये कुनेन जो प्राप्त होती है, कुनेन की प्राप्ति, कुनेन की प्राप्ति किससे होती है, ये सिनकोना, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से, कोना नामक वृक्ष की छाल से, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से जो है वो क्या होता है, इस कुनेन की प्राप्ति होती है। हमने आरबीसी के बारे में जान लिया, जो रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं, ठीक है। दूसरी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे साथियों किसकी, डब्ल्यूबीसी की। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो रक्त में पाई जाने वाली अगली कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी कोशिका का अगर हम पूरा नाम देखें तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। क्या है साथियों, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का पूरा नाम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और सेल है तो क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। तो हम कहेंगे ये केंद्रक युक्त होती हैं। कैसी होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। कैसी कोशिकाएं, केंद्रक युक्त है, और केंद्रक पाया जाता है तो कैसी कोशिकाएं होंगी, वास्तविक। तो ये हम कहेंगे ये वास्तविक कैसी कोशिकाएं हैं, वास्तविक कोशिका। कैसी कोशिकाएं, वास्तविक कोशिका, ठीक है। अब देखो इस डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछता है बढ़िया बढ़िया तरीके से, वो देखिए साथियों। डब्ल्यूबीसी का हम जीवन काल देखें तो डब्ल्यूबीसी कोशिका का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। कितना होता है, 2 से 5 दिन जीवन काल होता है। हम बात करें कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है मित्रों, अस्थि मज्जा में होता है। वही हड्डियों के बीच में जो खोखला जालीनुमा भाग पाया जाता है, उसी में किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसमें किसका होता है, आरबीसी का, ठीक है। अगर हम देखें कि इनका कार्य क्या है, अगर इनके कार्य पर फोकस करें तो इनका कार्य है, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का कार्य है
प्रतिरक्षा तंत्र का प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। मित्रों, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर की हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। और ये प्रतिरक्षा होती कितने प्रकार की है? तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो इस प्रतिरक्षा के प्रकार देखें तो प्रतिरक्षा के प्रकार हैं दो। कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? एक है साथियों जन्मजात प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा? जन्मजात प्रतिरक्षा, इनबोर्न इम्यूनिटी। और दूसरा प्रकार है अजन्मजात प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा, यानी कि जन्म के बाद प्राप्त की गई प्रतिरक्षा जो हम टीकों से प्राप्त करते हैं, टीकों से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, इनबोर्न इम्यूनिटी होती है, वो माता के शरीर से ही प्राप्त होती है। माता से प्राप्त, माता के शरीर से ही हमें जन्म से ही क्या होती है? प्राप्त होती है। लेकिन कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता जन्मजात हम में नहीं होती है, तो वो हम क्या करते हैं? टीकों के द्वारा प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? टीकों के द्वारा साथियों प्राप्त की जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये WBC प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है लड़ना, रोगों से लड़ना। तो WBC रोगों से लड़ने का काम करती हैं, और जो लड़ती हैं उनको सैनिक कहते हैं। तो इनको किसकी संज्ञा दी गई है? हमारे शरीर के सैनिक की संज्ञा, हमारे शरीर के सैनिक की संज्ञा दी गई है। और सैनिक है तो इनको क्या चाहिए? लड़ने से पहले प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए भैया। तो प्रशिक्षण कहाँ मिलता है? तो WBC कोशिकाओं को जो प्रशिक्षण मिलता है, WBC कोशिकाओं को लड़ने का जो प्रशिक्षण मिलता है, ये थाइमस ग्रंथि में मिलता है। कहाँ मिलता है? थाइमस ग्रंथि। WBC कोशिकाओं को लड़ने का जो प्रशिक्षण मिलता है, ये थाइमस ग्रंथि में मिलता है। थाइमस ग्रंथि हमारी यहाँ होती है हृदय के बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर, यहाँ। ठीक है, ओके। और सबसे पहले हमारे शरीर की रोगाणु से सुरक्षा करने का काम WBC करती हैं। भाई, जब भी हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु अटैक करेंगे, कोई भी सूक्ष्म जीव अटैक करेगा रोग फैलाने के उद्देश्य से, तो सबसे पहले हमारी जो सुरक्षा की जाएगी, वो सबसे पहले सुरक्षा किसके द्वारा की जाएगी? तो सबसे पहले सुरक्षा की जाएगी साथियों किसके द्वारा? तो वो की जाएगी WBC के द्वारा। इसलिए WBC को क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। क्या कहते हैं इसको? हमारे शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। किसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? तो WBC को हमारे शरीर की सुरक्षा की क्या कहा जाता है? पहली पंक्ति कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ओके, चलिए इस संख्या की बात कर लेते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछे, तो संख्या अगर आपसे पूछे, तो संख्या में आपसे कह सकता है कि पुरुषों में संख्या, तो पुरुषों में संख्या होती है इसकी 6000 से लेकर 11000 प्रति घन mm इनकी संख्या होती है पुरुषों के रक्त में। यदि यही एक घन mm रक्त किसका हो? महिला का हो, तो महिलाओं में इसकी संख्या होती है 5000 से लेकर 10000 WBC प्रति घन mm पर क्यूब मिलीमीटर, ये इसकी संख्या होती है। पुनः संख्या पर एक प्रश्न बनता है WBC की संख्या। तो WBC की संख्या पर प्रश्न बनता है कि अगर WBC की संख्या सामान्य से क्या हो जाए? कम हो जाए। सामान्य का मतलब है पुरुषों में 6000 से, महिलाओं में 5000 से कम हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे ल्यूकोपीनिया। हिंदी में इसको कहेंगे श्वेताणु अल्पता, श्वेताणु अल्पता। और टर्म में इसको कहेंगे
ल्यूकोपीनिया, क्या कहेंगे इसे? ल्यूकोपीनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया कहेंगे। और डब्ल्यूबीसी की संख्या का क्या होना? ज्यादा होना, क्या कहलाता है? श्वेताणु बहुलता, श्वेताणु बहुलता कहलाता है साथियों। इसे हम कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। दोनों टर्म जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूकेमिया है, श्वेताणु बहुलता है। क्या होता है इसमें? तो इसमें हम कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और इस ल्यूकेमिया को ही कहते हैं रक्त कैंसर। इसी को क्या कहते हैं? रक्त कैंसर। क्योंकि रक्त अस्थि मज्जा में बनता है, इसलिए इसको हम अस्थि मज्जा का कैंसर, अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं साथियों? तो हम अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनकी संख्या पर चर्चा। वैज्ञानिक नाम देखें तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। कोई इरिथ्रोसाइट थी, ये ल्यूकोसाइट है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। संख्या कम किस रोग में कम होती है? तो एक रोग तो है एड्स, और एक रोग है टाइफाइड। एक रोग क्या है? टाइफाइड। इन दोनों में ही डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? कम होती है। और इस डब्ल्यूबीसी जो संख्या कम होती है, यानी कि जो एड्स और टाइफाइड में कम होती है, तो ध्यान रहे कि एड्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है, टाइफाइड में भी इम्यूनिटी क्या होती है? कम होती है। टाइफाइड में इम्यूनिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम हो गया इसका ल्यूकोसाइट। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक फैक्ट मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों की चर्चा कर ली, इसलिए दोनों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिखने वाला हूँ, नोट लगा के लिखने वाला हूँ। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? तो ये है 600:1 है। 600:1 होता है, यानी कि जहां 600 आरबीसी है वहां डब्ल्यूबीसी एक ही होती है। तो 600:1 क्या है? ये रेशियो है हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का क्या है? ये रेशियो है। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं हमारे रक्त में पाई जाने वाली तीसरी प्रकार की जो सेल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन है? तो वो है साथियों प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स जो है उनकी हम बात करेंगे। हेडिंग लगाइए नंबर 3, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट, देखिए प्लेटलेट्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो चीज यही ध्यान रखना आप, तो अरे भाई सीधी क्या, प्लेटलेट्स जो है इनका वैज्ञानिक नाम, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। क्या है साथियों? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो हम कहेंगे ये केंद्रक विहीन होती, केंद्रक विहीन होती। और केंद्रक विहीन है तो कैसी कोशिकाएं? अवास्तविक कोशिकाएं हैं। ये अवास्तविक कोशिका, ये क्या है साथियों? अवास्तविक कोशिका है। केंद्रक विहीन है तो कैसी कोशिकाएं हैं? अवास्तविक कोशिका है। ओके, कार्य देखिए इनका, कार्य से पहले जीवन काल देख लीजिएगा। जीवन काल देखें इसका, काल क्या है?
साथियों जीवन काल की बात करें तो लगभग 10 दिन। काल कितना होता है? लगभग 10 दिन का जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का साथियों। के कार्य की हम बात करें, कार्य तो रक्त का थक्का बनाने में, कार्य क्या है इनका? का कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। रक्त का बनाने में सहायता करना। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। देखो रक्त के थक्के से रिलेटेड 3 बातें आपको यहां बताता हूं। का थक रक्त के थक्के से रिलेटेड 3 बातें आपको यहां मैं बता रहा हूं। एक तो रक्त का थक्का चोट लगने के बाद 5 मिनट में बन जाए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे व्यक्ति कैसा है? स्वस्थ है। कैसा है? स्वस्थ है। एक साथियों चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगे, ठीक है, तो हम कहेंगे व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। और यदि चोट लगने के बाद में, तीसरी पोजीशन, चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बने ही नहीं, रक्त का थक्का बने ही नहीं, तो हम कहेंगे व्यक्ति किससे ग्रसित है? हीमोफीलिया से ग्रसित है। हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिकल डिजीज है, आनुवंशिक रोग है, जो आगे हम रोगों में पढ़ने वाले हैं। हीमोफीलिया क्या है? आनुवंशिक रोग है, जेनेटिकल डिजीज है साथियों, को हम आगे पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोगों में इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 बातें जो है वो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है रक्त के थक्के के संदर्भ में। तो कार्य क्या हुआ प्लेटलेट्स का? रक्त का थक्का बनाने में क्या करना? सहायता करना। इनकी भी संख्या कम होती है। प्लेटलेट्स की संख्या भी, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की संख्या भी क्या होती है? कम होती है। तो हम लिखेंगे संख्या कम। लेकिन किस रोग में? तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है डेंगू में। क्या होती है? डेंगू में। और ये जो डेंगू है साथियों, ये क्या है? बुखार है। क्या है? बुखार है। और का जो वाहक है वो है मादा एडिज एजिप्टाई। मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर। मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर जो है वो क्या है? इसका वाहक है। किसका? डेंगू रोग का वाहक है, ठीक है। ओके, विशेषता क्या है? मच्छर की विशेषता है दिन के समय काटता है। ये समय काटता है, ठीक है। ये हमने तीनों प्रकार की सेल्स की हमने क्या कर ली? बात कर ली। आरबीसी की बात कर ली, हमने डब्ल्यूबीसी की बात कर ली, हमने प्लेटलेट्स के बारे में भी चर्चा कर ली। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों क्या है? कणिकाएं हैं। और ये तीनों किसके अंदर डूबी होती हैं? ये प्लाज्मा में डूबी होती हैं। तो अब हम नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में बहुत ज्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आपको कुछ सामान्य बातें जरूर याद रखनी होंगी यहाँ कि सबसे पहली बात, निर्माण तो हम पढ़ ही चुके हैं, बार बार दोहराएंगे नहीं। कुल रक्त की मात्रा, कुल रक्त में मात्रा यानी कुल मात्रा कितनी? 55%। और इस 55% में भी 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसमें? 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, प्लाज्मा का एक जो भाग है वो है 90% वाला भाग, 90% मात्रा वाला भाग। प्लाज्मा का दूसरा भाग है 10% मात्रा वाला भाग। 90% मात्रा वाले भाग में केवल पाया जाता है जल, जबकि 10% मात्रा वाले भाग में पाया जाता है कार्बनिक एवं एवं अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक एवं अकार्बनिक
ठीक है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं कौन से भाग में? 10% वाले भाग में। अब इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में क्या है ये भी देख लीजिएगा यहां। कार्बनिक पदार्थ, प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं के अंदर क्या क्या है? के अंदर है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल है, और क्या है? क्या है? और क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, यानी कार्बन युक्त जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। और बिना कार्बन वाले पदार्थ कौन से पार्ट में होंगे? तो वो होंगे इधर अकार्बनिक पदार्थ में, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ की हम बात करें तो इसमें जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, NaCl, ये सब ऐसे लवणीय पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते वो इस भाग में शामिल हो। इस प्लाज्मा की जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी कि इसकी प्रकृति कैसी होती। तो प्लाज्मा की प्रकृति होती है दुर्बल क्षारीय। कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय। pH मान कितना होता है? pH के आधार पर ही प्रकृति का निर्धारण करते हैं। pH मान होता है, एक्चुअल में प्लाज्मा का pH होता है 7.4, और चूंकि प्लाज्मा में कणिकाएं घुली होती हैं और पूरा ब्लड बनता है तो हम कह देते हैं कि रक्त की pH 7.4 है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि रक्त की pH 7.4 किसके कारण है, तो रक्त की pH मान 7.4 प्लाज्मा के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण है। तो pH 7.4, प्रकृति दुर्बल अम्लीय, और अवस्था कैसी? तो प्लाज्मा की अवस्था कैसी? तरल अवस्था होती है। हम जानते हैं 90% मात्रा में इसमें जल है तो अवस्था तरल ही होगी। रंग कैसा? रंग पूछे आपसे, रंग कलर तो हल्का पीला, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला। आपसे पूछे कि इसका जो संग्रहण है, संग्रहण किया जाता है ब्लड बैंक में, संग्रहण कहाँ करेंगे? ब्लड बैंक में करेंगे क्योंकि ब्लड से संबंधित है। और संग्रहण का स्वरूप क्या होगा? तो इसको स्टोर करने का जो स्वरूप है वो होगा पाउडर। कौन सी फॉर्म में? तो पाउडर फॉर्म में, पाउडर को पाउडर टाल्क फॉर्म में जो है वो संग्रहित किया जाता है, क्योंकि 90% मात्रा में इसमें जल होता है। जल के कारण से इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं तो जीवाणुओं का निर्माण कर लेंगे तो ये दूषित हो जाएगा। इसलिए जब भी इसको स्टोर करते हैं तो इसके 90% वाटर को बाहर निकाल देते हैं, और जब किसी रोगी को वापस प्लाज्मा देना होता है तो उसमें 90% आसुत जल मिलाकर और उसे रोगी को चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यस। तो अब देखिए यहां से क्या क्या बातें क्लियर हो गई अपनी, ध्यान दें। अपनी बातें क्लियर हो गई हैं कुछ यूं कि ब्लड क्या है, तो हम कह सकते हैं अभी तक जो पढ़ा उसके आधार पर कणिकाएं प्लस प्लाज्मा, यही कहेंगे। आपसे पूछ ले कि कणिकाएं क्या हैं, तो ब्लड में से किसको बाहर निकाल दें? ब्लड में से प्लाज्मा को माइनस कर दो, शेष कौन बच जाएगा? कणिका बच जाएगी। अगर आपको पूछेगी प्लाज्मा तो हम कहेंगे कि ब्लड माइनस कणिकाएं, यानी ब्लड में से किसको घटा दो? कणिकाओं को घटा दो। तो ब्लड माइनस कणिकाएं कर देंगे, ब्लड माइनस कणिकाएं कर देंगे तो क्या बच जाएगा? प्लाज्मा बच जाएगा। क्या बच जाएगा साथियों? प्लाज्मा। क्लियर? अब क्या हम इस ऊपर वाली लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि ब्लड इक्वल टू आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कणिका लिखा हुआ तो मैंने तीनों कणिकाओं का नाम लिख दिया, प्लस प्लाज्मा, प्लस प्लाज्मा। तो यही तो रक्त का संगठन हुआ कि रक्त के संगठन में क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त के संगठन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, और चारों के बारे में हमने बात कर ली, चारों के विषय में चर्चा कर ली। एग्जाम में मोस्टली आपको यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए
अब इतनी संगठन की बात होने के बाद आगे हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हम किसकी करेंगे, वो करेंगे हम ब्लड ग्रुप की करेंगे, ब्लड ग्रुप। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछना ही पूछना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हेडिंग लगाइए ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में आपको कुछ बातें पहले मैं क्लियर कर देता हूं, फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कॉरलैंड स्टीनर। कॉरलैंड स्टीनर साहब ने क्या किया, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया। उन्होंने देखा कि दूसरा व्यक्ति जो ग्राही था, रक्त लेने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। रक्त देने वाला दाता होगा, लेने वाला ग्राही होगा। तो उन्होंने देखा कि दाता का रक्त ग्राही को दिया तो ग्राही की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन्होंने देखा कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने दाता का ब्लड सैंपल लिया, ग्राही का ब्लड सैंपल लिया, दोनों के ब्लड सैंपल का इन्होंने प्रयोगशाला में अध्ययन किया। और रक्त का अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी, यानी इन्होंने हीमेटोलॉजी किया। दाता के रक्त का अध्ययन किया, ग्राही के रक्त का अध्ययन किया। इनको पता चला कि रक्त में कुछ विशेष प्रकार के कारक पाए जाते हैं और उन कारकों को इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी नाम दिया। फिर एंटीजन पर और अध्ययन किया गया तो पता चला कि एंटीजन दो प्रकार के हैं जिन्हें नाम दिया गया ए और बी। और जब एंटीबॉडी का आगे और अध्ययन किया गया तो पता चला कि एंटीबॉडी भी दो प्रकार के हैं, ए और बी। ठीक है, इन एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही कॉरलैंड स्टीनर साहब ने रक्त को अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया, अलग अलग वर्गों में बांटा। कई बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेता है कि रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटने का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ ब्लड ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को वर्गीकृत करने का जो आधार है वो एंटीजन और एंटीबॉडी है। एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटा गया और उन वर्गों को इन्होंने नाम दिया रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। हालांकि ध्यान रहे कि ओ रुधिर वर्ग की खोज स्टुरली नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन सर्वाधिक कार्य ब्लड ग्रुप से संबंधित सबसे ज्यादा रिसर्च कॉरलैंड स्टीनर साहब ने की। इसलिए पूरे रक्त के रक्त समूह की खोज का जो श्रेय है, रक्त समूह की खोज का जो श्रेय है वो किसको दे दिया जाता है, कॉरलैंड स्टीनर साहब को दे दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने एक सारणी के माध्यम से बताया कि कौन कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति किस किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं और कौन कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति कौन कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। ये सारणी इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बनाई थी और उसी सारणी में इन्होंने कहा था कि एक रुधिर वर्ग ऐसा है जो सभी से रक्त ले सकता है, जिसे हम सर्वग्राही कहेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहेंगे। और यूनिवर्सल रिसेप्टर के रूप में इन्होंने ए बी को समझाया और यह भी बताया कि एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, यानी कि वो यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल डोनर के रूप में किसके बारे में बताया इन्होंने, तो रुधिर समूह ओ के बारे में बताया। किसके बारे में, रुधिर समूह ओ के बारे में बताया। तो ए बी सर्वग्राही, ओ सर्वदाता। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है वो इन्होंने रक्त समूह में बताई। हालांकि आगे और रिसर्च होती है, तब इनके एक साथी हैं जिनका नाम है विनर। तो कॉरलैंड स्टीनर और विनर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर आगे चलकर एक बंदर के रक्त का अध्ययन किया। उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। उस रीसस बंदर का रक्त लिया, उसका अध्ययन किया, तो इनको पता चला कि रक्त में एंटीजन एंटीबॉडी तो पहले से था ही, लेकिन उस रीसस बंदर के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी एक विशेष प्रकार का कारक इन्होंने देखा और उस विशेष प्रकार के कारक को रीसस के प्रथम दो अक्षर RHESUS होगी तो RH नाम दिया। रीसस के प्रथम दो अक्षरों के आधार पर उसे RH नाम दिया और इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में ऐसा कारक है तो उस व्यक्ति के रक्त समूह को हम RH पॉजिटिव कहेंगे और अगर नहीं है तो उसे हम RH नेगेटिव कहेंगे। कुल मिलाकर RH की खोज हुई और RH की खोज के बाद में मामला सामने आ गया कौन सा, कि रुधिर वर्ग पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यानी अब कोई रुधिर समूह ए नहीं होगा, या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव, या बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, या ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होगा। यानी सर्वग्राही रुधिर वर्ग भी बदल जाता है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग भी बदल जाता है, ए बी पॉजिटिव हो जाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग भी बदल जाता है, ओ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और फिर इनके प्रतिशत की बात करेंगे कि RH कारक वाले कितने, RH पॉजिटिव वाले कितने व्यक्ति जो हैं वो भारत में हैं, कितने नेगेटिव हैं, विश्व स्तर पर RH कारक का प्रभाव क्या है कि पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने, फिर इस RH कारक का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, एक RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से करवाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये तमाम बातें हम अगले पोर्शन में करेंगे। तो RH कारक से
ये मान के चलिए कि आरएस प्रीलिम्स में 100% क्वेश्चन आता है, आपको बताया डेफिनेटली आता है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। तो मैं आपको जो रक्त समूह की सारणी है उनको भी ट्रिक में याद करवाऊंगा, और किस तरह से हम किसी को रक्त दे सकते हैं, किस तरह से किसी से रक्त ले सकते हैं, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक चुटकी में हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना कुछ लिखे, बिना पेन चलाए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद अपने इस यूनिट के अंदर जो है वो छोटी सी बात और रह जाती है रक्त समूह के निर्धारण की, और उसके बाद एक बात बचती है हृदय की संरचना की। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और इसमें देखेंगे। ये आपके इतना क्या दिया गया है, ब्लड दिया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम दिया गया, जहां से आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, यस। तो मैं फिर आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है वो बेहतरीन कंटेंट ही दिया जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके प्रीलिम्स को बिल्कुल क्रैक करवाने में मील का पत्थर साबित होगा। आप चिंता ना करें, बस शर्त ये है कि आप साथ के साथ इसको क्लियर करते चलें। ठीक है, चलिए साथियों, तो आगे के जो टॉपिक अपने बचते हैं जिसमें हम ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, और आरएच फैक्टर के बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप और अपना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये हम देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि जितना पोर्शन मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैटर आपको समझाते हुए क्लासरूम में ही आपको याद करवा दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।